नमस्कार मित्रों, आज हम देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर ऑफ अर्थ। चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के स्रोतों को सामान्यतः दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांट के पढ़ा जाता है? दो भागों में बांट के पढ़ा जाता है। दो भाग कौन कौन से हैं? पहला आ जाता है हमारे प्रत्यक्ष स्रोत और दूसरा है हमारे अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत में कौन कौन से आते हैं और अप्रत्यक्ष स्रोत में कौन कौन से आते हैं? चलो देखते हैं। पहली बात है कि पृथ्वी की खुदाई से निकला हुआ पदार्थ, ये प्रत्यक्ष है। दूसरा आ जाता है हमारे प्रत्यक्ष में, मानव द्वारा अब तक आर्कटिक महासागर में कोला प्रायद्वीप क्षेत्र में प्रबंधन प्रक्रिया द्वारा 12 किलोमीटर गहराई तक का पदार्थ निकाला जा सका है। जो आज दिन तक जो मानव द्वारा जो उत्खनन हुआ है आर्कटिक महासागर के कोला प्रायद्वीप में, तो पहला क्वेश्चन यही बन गया कि कोला प्रायद्वीप कहाँ पर है? तो आर्कटिक महासागर में स्थित है। यहाँ पर 12 किलोमीटर की गहराई तक का पदार्थ निकाला जा चुका है पृथ्वी के अंदर से। दूसरा आ जाता है प्रत्यक्ष के अंदर ज्वालामुखी उद्गार या क्रिया। ज्वालामुखी का उद्गार सामान्यतः 400 किलोमीटर की गहराई तक जानकारी देता है। जो ज्वालामुखी का उद्गार होता है उससे पृथ्वी के अंदर 400 किलोमीटर गहराई तक की जानकारी हमें प्राप्त होती है। ये देखो ऊपरी सतह पर जो 12 किलोमीटर के अंदर है वो तो कोला प्रायद्वीप से जानकारी प्राप्त होती है। और एक केंद्र है, जो हमारा पृथ्वी का केंद्र है, वह कितने किलोमीटर गहराई पे है? 6370 किलोमीटर गहराई पर स्थित है। दूसरे आ जाते हैं हमारे अप्रत्यक्ष स्रोत। अप्रत्यक्ष स्रोत में कौन कौन से आते हैं? तो हमारे अप्रत्यक्ष स्रोत में पहला आ जाता है घनत्व, दूसरा है दाब, तीसरा तापमान, चौथा भूकंप विज्ञान, पांचवा गुरुत्वाकर्षण शक्ति, छठा चुंबकीय शक्ति और सातवां है उल्कापिंड या शूटिंग स्टार, जिसे शूटिंग स्टार भी कहते हैं। इनके द्वारा जो हमें पृथ्वी की जानकारी प्राप्त होती है वो ये सब अप्रत्यक्ष स्रोत है। पृथ्वी को जानने के अप्रत्यक्ष स्रोत हैं। अब देखते हैं उल्कापिंड क्या है। उल्कापिंड उल्कापिंड व पृथ्वी दोनों ही एक ही पदार्थ के बने हुए हैं। उल्कापिंड और जो पृथ्वी है वो दोनों एक ही पदार्थ के बने हुए हैं। अतः जब कभी उल्कापिंड का टूटना या टुकड़ा पृथ्वी पर पहुंचता है तो उसके आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी का हम अनुमान लगा सकते हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि जो हमारे ब्रह्मांड में उल्कापिंड और जो पृथ्वी है वो एक ही पदार्थ से बने हुए हैं। और जब उल्कापिंड पृथ्वी पर आकर गिरता है या उल्कापिंड के टुकड़े पृथ्वी पर आकर गिरते हैं तो उसके आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी का पता लगाते हैं। आगे देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के स्रोतों को अब तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला कौन सा है? पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। दूसरा आ जाता है हमारे अप्राकृतिक सिद्धांत या अप्राकृतिक स्रोत और तीसरा है प्राकृतिक स्रोत। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत हैं वो कौन कौन से सिद्धांत हैं, चलो उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। पहला सिद्धांत है लाप्लास का सिद्धांत, जिसे नीहारिका परिकल्पना भी कहते हैं। पृथ्वी का अंतरतम तरल अवस्था में, जो पृथ्वी का अंतरतम भाग है बिल्कुल केंद्र में है, वो तरल अवस्था में, ये कौन कहते हैं? लाप्लास महोदय। किस परिकल्पना के अनुसार? नीहारिका परिकल्पना के अनुसार। दूसरी है ग्रहाणु परिकल्पना। ये किसने दी है? चैम्बरलिन और मोल्टन महोदय ने ग्रहाणु परिकल्पना दी है। चैम्बरलिन व मोल्टन के अनुसार पृथ्वी का अंतरतम भाग ठोस अवस्था में है।
सीधा सीधा क्वेश्चन बन रहा है कि पृथ्वी का अंतरतम तरल अवस्था में है, किसके अनुसार? लाप्लास के अनुसार तरल अवस्था में है और चैम्बरलिन और मोल्टन के अनुसार ठोस अवस्था में है। दूसरे प्रकार से पूछे कि निहारिका परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है, तो तरल है, और ग्रहण परिकल्पना के अनुसार ठोस अवस्था में है। तीसरा सिद्धांत आ जाता है हमारे जेफ्रीज का स्थिर सिद्धांत। जेफ्रीज व स्थिर का सिद्धांत। पृथ्वी का अंतरतम भाग गैसीय अवस्था में है। किसने कहा है गैसीय अवस्था के लिए? जेफ्रीज ने। दूसरे स्रोत आ जाते हैं हमारे अप्राकृतिक स्रोत, जो कि हमने अभी देखे थे। अप्राकृतिक स्रोतों में हमारे आते हैं, पहला है घनत्व, दूसरा है दबाव और तीसरा है तापमान। घनत्व के बारे में जानते हैं। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.517 या 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। कितना है पृथ्वी का औसत घनत्व? 5.517, या ऑप्शन में 5.52 भी लिखा हुआ मिल सकता है। ये हमारी पृथ्वी का औसत घनत्व है। पृथ्वी की ऊपरी सतह से केंद्र की ओर जाने पर घनत्व बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के स्तर से या पृथ्वी की सतह से पृथ्वी के अंदर जाते हैं, तो पृथ्वी का जो घनत्व है वो बढ़ता जाता है। अर्थात पृथ्वी का अधिकतम घनत्व केंद्र में पाया जाता है। मतलब जैसे जैसे अंदर जाएंगे घनत्व बढ़ता जाएगा, इसलिए केंद्र का जो भाग है, पृथ्वी का जो केंद्र है, उसका घनत्व अधिक पाया जाता है। जिसका कारण पृथ्वी के केंद्रीय भाग में या पृथ्वी के केंद्र में भारी घनत्व वाले लोहे व निकल पदार्थों की अधिकता है। तो सीधा सीधा स्पष्ट हो गया कि पृथ्वी के केंद्र में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? लोहा और निकल जैसे भारी घनत्व वाले पदार्थ पाए जाते हैं। दूसरा आ जाता है हमारे अप्रत्यक्ष स्रोत में दबाव। दबाव क्या है? प्रेशर। पृथ्वी के धरातल से केंद्र तक परत दर परत दबाव बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे, उनकी परतों की जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ हम परतों के अंदर जाएंगे, तो उनका दबाव बढ़ता जाता है, जिससे चट्टानों के घनत्व में भी वृद्धि होती है। क्या होता है? जिससे चट्टानों की घनत्व में वृद्धि होती है, क्योंकि हम अपने आधार पर देखते हैं, जो चीज ऊपर रहेगी उसका घनत्व कम रहेगा, उस पर दबाव कम पड़ेगा, और जो वस्तु या कुछ भी नीचे रहेगी उस पर दबाव अधिक पड़ता है। लेकिन आधुनिक प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ है कि दबाव की भी एक अंतिम सीमा होती है, कि दबाव कहीं ना कहीं जाके तो समाप्त होगा ना। इसलिए दबाव की भी एक अंतिम सीमा होती है, जिसके बाद दबाव का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका कहने का मतलब है कि केंद्र का अधिकतम घनत्व दबाव के कारण न होकर वहां स्थित भारी घनत्व पदार्थों से है। सीधा सीधा बात आ गया कि दबाव के आधार पर न होकर घनत्व के आधार पर विभाजन किया गया है। तीसरा आ जाता है हमारे तापमान। अप्रत्यक्ष स्रोत में तीसरा जो कारक है वो है तापमान। पृथ्वी के ऊपरी धरातल से गहराई में जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान क्या होता है? बढ़ता है। मतलब जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से पृथ्वी के केंद्र की तरफ जाएंगे, तो वहां पर प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है। मतलब कितने? 32 मीटर गहराई जाएंगे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। और 100 मीटर की गहराई पर जाने पर 2 डिग्री से 3 डिग्री तक तापमान बढ़ जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि तापमान बढ़ने की यह दर 8 किलोमीटर की गहराई तक ही पाई जाती है। जो 32 मीटर प्रति 1 डिग्री सेंटीग्रेड वाली जो दर है, वो पृथ्वी की गहराई में 8 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। इससे अधिक गहराई में तापमान बढ़ने की जो दर है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। इसके बाद में जिसका कारण क्या है? जैसे जैसे वो 8 किलोमीटर तक तो एक समान अंतर के आधार पर पृथ्वी का तापमान बढ़ता जाता है, लेकिन जैसे ही 8 किलोमीटर से अंदर जाएंगे तो उसके बाद में जो पृथ्वी के का तापमान है उसकी जो बढ़ने की दर है वो कम
वो कम हो जाती है, जिसका कारण पृथ्वी की ऊपरी सतह में रेडियो एक्टिव पदार्थों से ऊर्जा का जनन होता है। चलो देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। पृथ्वी की ऊपरी जो 8 किलोमीटर की सतह है, उसमें जो तापमान गिरता है, वो तापमान बढ़ता है, वो 32 मीटर प्रति 1 सेंटीमीटर की दर से बढ़ता है। वो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है कि पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है, उसमें रेडियो एक्टिव पदार्थों से जो ऊर्जा का जनन होता है, उसी आधार पर इसका अंतर पाया जाता है। पृथ्वी की अधिक गहराई में जाने पर तापमान में निम्न स्थितियां देखी जाती है। जैसे जैसे हम पृथ्वी में नीचे जाएंगे तो उसके आधार पर कौन कौन सी स्थितियां स्पष्ट होगी, देखते हैं। अगर हम 32 मीटर की गहराई पर जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाएगा। जैसे ही हम 100 किलोमीटर अंदर जाएंगे या 100 किलोमीटर की गहराई पर जाएंगे, तो वहां पर जो तापमान है वो 1100 से 1200 सेंटीमीटर हो जाता है किलोमीटर पर। ये किलोमीटर की बात हो रही है। 100 किलोमीटर की गहराई पर 1100 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, 400 किलोमीटर की गहराई पर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। 700 किलोमीटर पर 1900 डिग्री सेंटीग्रेड और 2900 किलोमीटर की गहराई पर 2900 किलोमीटर की गहराई पर 3700 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है पृथ्वी का। और जैसे ही हम पृथ्वी के गहराई में या 5150 किलोमीटर की गहराई पर जाएंगे, तो वहां पर हमारी पृथ्वी का तापमान है जो 4300 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। आगे देखते हैं हम हमारे प्राकृतिक स्रोतों के बारे में। प्राकृतिक स्रोतों में हमारा पहला है ज्वालामुखी क्रिया, दूसरा है भूकंप विज्ञान, भूकंपीय तरंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सबसे प्रामाणिक स्रोत भूकंप विज्ञान है। जो पृथ्वी के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, उसका जो सबसे प्रामाणिक स्रोत है वो ज्वालामुखी न होकर सबसे प्रामाणिक तो भूकंप विज्ञान है। उसके बाद में आगे देखते हैं, आधुनिक मत के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आधुनिक मत क्या कहता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के लिए? तो पृथ्वी में 3 परतें पाई जाती है, ऊपरी सतह से गहराई की ओर, मतलब सतह से गहराई की ओर 3 परतें पाई जाती है। भूप्रपट्टी या क्रस्ट, प्रावार या अधस्तर या मेंटल, या कोर या क्रोड। अंतरतम जो सबसे गहराई में है वो कोर या क्रोड है। इसका मतलब सीधा सीधा है, सबसे ऊपर क्रस्ट, उसके बाद में मेंटल और उसके सबसे नीचे कोर वाली परत पाई जाती है। अब भूप्रपट्टी या क्रस्ट जो हमारी पृथ्वी की पहली परत है, उसके बारे में देखते हैं। चलो मैप के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। यह है हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की एक चित्र के द्वारा समझने की प्रयास करते हैं। ये जो है इस मैप के आधार पर हम देखते हैं ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। हमारी पृथ्वी में 3 परतें पाई जाती है। ये हो गई क्रस्ट, ये मेंटल पूरी, और ये क्रोड सबसे ऊपर। और इनको भी दो दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में? ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, और बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। सबसे पहले हम देखते हैं ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। इनके बीच में जो सीमा है इनकी, उसको कोनार्ड असंबद्धता कहते हैं। क्या कहते हैं? कोनार्ड असंबद्धता कहते हैं। उसके बाद में निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, ये वाली निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, उसको मोहोरोविक असंबद्धता कहते हैं। उसके बाद में आ जाती है दुर्बलता मंडल, ऊपरी मेंटल और संक्रमण मध्य के मध्य। इसी आधार पर हम आगे देखते हैं निचली मेंटल और बाह्य क्रोड के मध्य, नहीं, संक्रमण मंडल और निचली मेंटल के मध्य रेपिटी असंबद्धता पाई जाती है। और निचली मेंटल और बाह्य क्रोड, इसके मध्य गुटेनबर्ग असंबद्धता पाई जाती है। और सबसे अंत में बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के मध्य लहमान असंबद्धता पाई जाती है। मुख्य तौर पर क्वेश्चन ये बनता है कि जो
पृथ्वी की आंतरिक संरचना की 3 परतें हैं, उनमें 5 असंबद्धताएं पाई जाती है। उनको क्रम से जमाने के लिए पूछता है कि पहले पे कौन आएगी, उसके नीचे कौन आएगी, उसके नीचे कौन आएगी। तो सबसे पहले आती है हमारे कोनार्ड असंबद्धता, उसके बाद में मोहोरोविक असंबद्धता, फिर रेपिटी असंबद्धता, फिर गुटेनबर्ग असंबद्धता और लास्ट में आती है लेहमान असंबद्धता, जो कि पृथ्वी के आंतरिक और बाह्य क्रोड के मध्य स्थित होती है। इनकी गहराई की चर्चा कर लेते हैं। जो ऊपरी क्रस्ट है उसकी गहराई पृथ्वी की सतह से लेकर 30 किलोमीटर तक पाई जाती है। फिर मेंटल जो है वो 30 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक पाई जाती है और क्रोड है वो 2900 से 6370 तक पाई जाती है। जो क्रोड है वो 2900 किलोमीटर से लेकर 6370 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। आगे देखते हैं, हम डिटेल में थ्योरी के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। ऊपरी प्रपट्टी में जो महाद्वीपीय भाग है वो ग्रेनाइट चट्टान का बना हुआ है। किस चट्टान का बना हुआ है? ग्रेनाइट चट्टान का। और निचली ध्रुव प्रपट्टी जो महासागरीय भाग है वो बेसाल्ट चट्टानों की बनी हुई है। मतलब जो ऊपरी प्रपट्टी है महाद्वीपीय भाग की वो तो ग्रेनाइट चट्टानों से बनी हुई है, और जो निचली प्रपट्टी महासागरीय भाग में, सागरीय भाग में और महासागरीय भाग में, महासागरीय भाग में निचली ध्रुव प्रपट्टी बेसाल्ट चट्टानों की बनी है। कौन सी चट्टानों की? बेसाल्ट चट्टानों की। तो महाद्वीपीय भाग में ग्रेनाइट चट्टान की और महासागरीय भाग में बेसाल्ट चट्टानों की परतें बनी हुई है। इसकी औसत गहराई जो है क्रस्ट सतह की औसत गहराई 30 किलोमीटर पाई जाती है या 30 किलोमीटर तक होती है। महासागरीय भागों में औसत गहराई 5 किलोमीटर तक और महाद्वीपीय भागों में औसत गहराई 30 किलोमीटर तक पाई जाती है। महासागरीय भाग में कम गहराई पाई जाती है जबकि महासागरीय भाग में अधिक गहराई तक पाई जाती है। महासागरीय भाग में 5 किलोमीटर और महाद्वीपीय भाग में 30 किलोमीटर तक पाई जाती है। नवीन वलित पर्वतीय भागों में 50 किलोमीटर तक इसकी गहराई पाई जाती है। कौन सी की? क्रस्ट की। और हिमालय क्षेत्र में 70 किलोमीटर तक भी इसकी गहराई पाई जाती है। संपूर्ण क्रस्ट का भाग ठोस से निर्मित है। इस परत का औसत घनत्व लगभग 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। तो क्रस्ट का जो घनत्व है वो कितना है? वो लगभग 3.0 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक पाया जाता है। दूसरी आ जाती है हमारे सतह है, वो है प्रावार या मेंटल या अधः स्तर, जो कि 30 किलोमीटर से 2900 या 2900 किलोमीटर तक इसकी मोटाई पाई जाती है। उसके बाद में आ जाता है हमारे, इसमें आता है मेंटल में जो भाग है मेंटल के, वो पहला है दुर्बलता मंडल या दुर्बलता मंडल, एटमॉस्फेयर। एस्टिनो शब्द का अर्थ दुर्बलता या कमजोर होता है। यह मंडल जो दुर्बलता मंडल है, यह मंडल 100 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर की गहराई तक है, जो आंशिक गलित या अर्ध पिघली अवस्था में है। जो मेंटल का जो ऊपरी भाग है वो दुर्बलता मंडल है, और दुर्बलता मंडल कौन सी अवस्था में है? तो वो आंशिक गलित और अर्ध पिघली अवस्था में है। इसका जो ऊंचाई है या मोटाई है वो कितनी है? 100 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के मध्य तक इसकी गहराई पाई जाती है। इस मंडल वाले भाग में जो घनत्व है पृथ्वी का वो है 3.4 किलोमीटर 3.4 ग्राम घन सेंटीमीटर इसका घनत्व है। इस भाग में भूकंपीय तरंगों की गति धीमी हो जाती है। कौन से भाग में भूकंपीय तरंगों की गति धीमी हो जाती है? तो मेंटल के ऊपरी मेंटल में, मतलब दुर्बलता मंडल में भूकंपीय तरंगों की गति धीमी हो जाती है, अतः इसे निम्न वेग का मंडल भी कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछ ले कि निम्न वेग का मंडल किसे कहते हैं? तो दुर्बलता मंडल को निम्न वेग का मंडल भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, दुर्बलता मंडल से ज्वालामुखी का उद्गार होता है। जो हमारे पृथ्वी के ऊपर है या ऊपरी सतह पर या पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो ज्वालामुखी का उद्गार होता है वो उसका उद्गम कहाँ से होता है?
तो ज्वालामुखी का उद्गम दुर्बलता मंडल से होता है, इसके नीचे से नहीं होता। वर्तमान में भी आग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति ज्वालामुखी उद्गार से होती है। जो वर्तमान में आग्नेय चट्टानों की जो उत्पत्ति होती है वो कौन से किससे होती है, तो किससे होती है, ज्वालामुखी उद्गार से होती है। अतः मेंटल परत को चट्टानों की नदी कहा जाता है। मुख्य क्वेश्चन बन गया कि चट्टानों की नदी कौन सी परत को कहा जाता है, तो मेंटल परत को चट्टानों की नदी भी कहा जाता है, क्योंकि ज्वालामुखी उद्गार इसी में होंगे और इसी के अंदर परतें बनेगी ज्वालामुखी के द्वारा, इसलिए मेंटल भाग को या मेंटल परत को चट्टानों की नदी भी कहा जाता है। इसके नीचे दुर्बलता मंडल के नीचे नीचे आ जाता है हमारे संक्रमण मंडल। यह 400 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। उसके बाद में आ जाता है डबल डी प्राइम। क्या है डबल डी प्राइम, तो 2600 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर की गहराई का भाग डबल डी प्राइम की परत के रूप में जाना जाता है। जो मुख्यतः क्वेश्चन पूछ गया कि 2600 किलोमीटर से लेकर पृथ्वी के आंतरिक भाग में 2600 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई पर जो भाग पाया जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसे डबल डी प्राइम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। और इसी के अंदर मेंटल परत के निचले भाग में घनत्व है वो है 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक हो जाता है। मेंटल परत की ऊपरी परत में जो घनत्व है वो तो 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है और निचली मेंटल में 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो जाता है। तीसरी परत आती है हमारे क्रोड या अंतरतम या कोर परत। तो कोर परत कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है या इसकी मोटाई कितनी होती है, तो 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र तक का भाग क्रोड कहलाता है। क्रोड के दो भाग होते हैं, कौन कौन से, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड 2900 किलोमीटर से लेकर 5150 किलोमीटर तक के जेली फिश की तरह फैला है। किस प्रकार से, जिस प्रकार हमारी जेली होती है जो किसान यूज में लेते हैं, तो जेली फिश की तरह इसकी आकृति में यह फैला हुआ है। यह तरल अवस्था में है। तो बाह्य क्रोड कौन सी अवस्था में है, तरल अवस्था में, और आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में। इसमें भूकंप की ऐस तरंगे लुप्त हो जाती है। फिर से क्वेश्चन बन गया कि भूकंप की ऐस तरंगे या सेकेंडरी तरंगे या द्वितीयक तरंगे कौन से भाग में जाकर लुप्त हो जाती है, तो क्रोड के ऊपरी क्रोड में जाके लुप्त हो जाती है। अब आ जाता है हमारे आंतरिक क्रोड। ये 5150 किलोमीटर से लेके पृथ्वी के केंद्र तक 6370 किलोमीटर तक इसकी मोटाई पाई जाती है और यह ठोस अवस्था में पाया जाता है। सीधा सीधा अंतर आ गया कि ऊपरी क्रोड किस अवस्था में पाई जाती है, तो ऊपरी क्रोड तरल अवस्था में पाई जाती है, जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में पाई जाती है, जिसमें लोहा और निकल भरा हुआ है। कौन कौन से जो सबसे भारी पदार्थ है लोहा और निकल, वो आंतरिक क्रोड में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। पृथ्वी के केंद्र का घनत्व 11 से लेके 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक होता है। पृथ्वी के जो कोर भाग है या केंद्रीय भाग है उसका घनत्व सबसे अधिक है और वो 11 से लेके 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक होता है। पृथ्वी का क्रोड भाग स्थिरता, चुंबकीय गुण आदि को प्रदर्शित करता है। जो पृथ्वी का केंद्रीय भाग है वो दो गुण प्रदर्शित करता है, स्थिरता रिगिडिटी और चुंबकीय गुण। किसमें पाया जाता है, तो पृथ्वी के क्रोड भाग में पाया जाता है। ये आ गया हमारा स्थल मंडल, लिथोस्फीयर, इसको इंग्लिश में लिथोस्फीयर भी कहते हैं। संपूर्ण क्रस्ट व ऊपरी मेंटल का ठोस भाग स्थल मंडल कहलाता है। मतलब संपूर्ण जो पृथ्वी है, पृथ्वी की ऊपर वाली परत कौन सी है, क्रस्ट परत, और क्रस्ट और ऊपरी मेंटल का जो भाग है, ठोस ठोस भाग है पृथ्वी का, उसको स्थल मंडल कहा जाता है। और इसकी औसत मोटाई है, और जो इसकी औसत मोटाई है वो 10 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसके बाद में आ जाता है हमारे अशांतत्य परत या असंबद्धता परत, डिस्कंटिन्यूटी लेयर।
पृथ्वी की आंतरिक गहराई में जहाँ चट्टानों के घनत्व में तेजी से परिवर्तन होता है, उस परत को अशांततीय परत कहते हैं। मतलब पृथ्वी की आंतरिक गहराई में पृथ्वी के अंदर जिन चट्टानों के घनत्व में तेजी से परिवर्तन होता है, उस परत को अशांततीय परत कहा जाता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह से केंद्र की ओर जाने पर अशांततीय परत का क्रम निम्नानुसार है। जो परतें पाई जाती है पृथ्वी के अंदर, वो स्थलीय भाग से लेके पृथ्वी के क्रोड़ भाग तक कौन से क्रम में पाई जाती है, चलो देखते हैं। पहली परत आ जाती है हमारे कोनार्ड असभ्यता या कोनार्ड अशांततीय परत। महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट या ऊपरी भूप्रपट्टी व निचली प्रपट्टी के बीच स्थित है। जो ऊपरी भूप्रपट्टी है क्रस्ट भाग की, और जो निचली प्रपट्टी है उसके बीच में जो परत पाई जाती है उसको कोनार्ड अशांततीय परत या कोनार्ड असभ्यता कहा जाता है। इसकी जो गहराई है वो लगभग 15 से 16 किलोमीटर तक पाई जाती है स्थलीय भाग में। इसके बाद में दूसरे नंबर पर आ जाती है हमारे मोहरोविक असभ्यता या मोहरोविक अशांततीय परत। निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच या क्रस्ट व मेंटल के बीच जो परत पाई जाती है उसको मोहरोविक असभ्यता कहते हैं, और यह लगभग 30 से 33 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है पृथ्वी के अंदर। हमारे आरपीएससी 2012 के क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि भूपटल तथा अधः स्तर के बीच स्थित अशांतता कौन सी है या असंबद्धता कौन सी है। पृथ्वी की भूपटल यानी कि क्रस्ट और अधः स्तर यानी कि जो मध्य में जो परत है मेंटल, क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो असभ्यता पाई जाती है उसको कौन सी असभ्यता कहते हैं, तो उसको मोहरोविक या मोहो असभ्यता कहा जाता है। तीसरी हमारी परत आ जाती है रेपिटी असभ्यता या रेपिटी अशांततीय परत। ऊपरी मेंटल व निचली मेंटल के बीच का लगभग 700 किलोमीटर की गहराई में स्थित है। यह पृथ्वी की 700 किलोमीटर गहराई में स्थित है, और ये ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल जो मध्य की परत है उसके बीच में ये रेपिटी असभ्यता पाई जाती है। चौथे नंबर पर हमारे आ जाती है गुटेनबर्ग असभ्यता, जो कि निचले मेंटल और बाह्य क्रोड के बीच पाई जाती है। मतलब 20वीं परत कौन सी है, तो 20वां भाग हमारे मध्यमंडल आ जाता है, या मध्यमंडल नहीं आ जाता तो मेंटल भाग आ जाता है। तो निचले मेंटल और बाह्य क्रोड, निचले मेंटल और बाह्य क्रोड या मेंटल व क्रोड के बीच 2900 किलोमीटर की गहराई पर जो परत पाई जाती है उसको गुटेनबर्ग असभ्यता परत कहा जाता है। पांचवी हमारे आ जाती है लेहमान असभ्यता या लेहमान असभ्यता परत। तो ये बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच लगभग 5150 किलोमीटर की गहराई पर पाई जाती है। कितनी गहराई पर पाई जाती है, 5150 किलोमीटर की गहराई पर लेहमान असभ्यता परत पाई जाती है। परतों का जो आयतन और द्रव्यमान देख लेते हैं। जो क्रस्ट परत है, हमारी पृथ्वी में 3 मुख्यतः परतें हैं या 3 भाग हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर भाग। तो क्रस्ट भाग में का जो आयतन है वो तो 0.5% है, पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% आयतन है। मेंटल भाग का 83.5% भाग है, और कोर का 16% भाग पाया जाता है पृथ्वी के अंदर। सर्वाधिक आयतन किसका है, तो मेंटल परत का है, और सर्वाधिक द्रव्यमान भी किसका है, तो मेंटल परत का है। क्रस्ट परत का द्रव्यमान 0.2% और कोर परत का द्रव्यमान 32%, और सबसे ज्यादा मेंटल परत का जो या मेंटल भाग का जो द्रव्यमान है वो 67.8% पाया जाता है। आगे देखते हैं तत्वों का वर्गीकरण, कि पृथ्वी के अंदर कौन कौन से तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, या पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है, कौन सा कम मात्रा में पाया जाता है। तो पहले हम देखेंगे भूप्रपट्टी पर या क्रस्ट परत में या क्रस्ट भाग में जो तत्व पाए जाते हैं उनमें सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है और कम कौन सा तत्व पाया जाता है। अगर पृथ्वी के स्थल मंडल के ऊपरी परत भूप्रपट्टी या क्रस्ट की बात करें तो इसमें सर्वाधिक ऑक्सीजन पाई जाती है, उसके बाद में सिलिकॉन आता है, उसके बाद में एल्यूमिनियम, और लास्ट में आता है लोहा। जो ऊपर से नीचे का क्रम है सब सर्वाधिक से न्यूनतम का। तो ऑक्सीजन 46.8% पाई जाती है, सिलिकॉन 27.7%,
एल्यूमिनियम 8.1% और लोहा 5% पाया जाता है भूप्रपट्टी के अंदर। अगर हम संपूर्ण पृथ्वी की बात करें तो संपूर्ण पृथ्वी में सर्वाधिक जो पाया जाता है वो लोहा पाया जाता है 35%। उसके बाद में ऑक्सीजन का स्थान आता है, ऑक्सीजन 35% पाई जाती है। उसके बाद में सिलिकॉन 18% 15% पाई जाती है। और उसके बाद में आ जाता है मैग्नीशियम जो कि 13% भाग में पाया जाता है। या 13% भाग में, पृथ्वी के 13% भाग में मैग्नीशियम पाया जाता है। सर्वाधिक कौन सा आ गया इधर? लोहा आ गया। संपूर्ण पृथ्वी में पूछे तो लोहा, और भूप्रपट्टी में पूछे तो ऑक्सीजन आ जाता है। आगे देखते हैं। अब आ जाता है हमारे एक वैज्ञानिक थे हमारे एडवर्ड स्वेस के अनुसार। तो एडवर्ड स्वेस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के लिए क्या कहा है? तो पृथ्वी एडवर्ड स्वेस के अनुसार यह है कि रासायनिक संरचना के आधार पर, किस आधार पर? रासायनिक संरचना के आधार पर ऑस्ट्रियन यानी कि यूरोपीय भूगोलवेत्ता स्वेस ने बताया कि पृथ्वी का ऊपरी भूपटल अवसाद से निर्मित परतदार चट्टानों से बना हुआ है। मतलब जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है, जो पृथ्वी का ऊपरी पटल है या ऊपरी भूपटल या क्रस्ट भाग है, उसका जो अवसाद है वो परतदार चट्टानों का बना हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से सिलिकेट पदार्थों की प्रधानता पाई जाती है। इसमें कौन से पदार्थों की उपलब्धता पाई जाती है? मुख्य रूप से सिलिकेट पदार्थों की उपलब्धता पाई जाती है, जिनमें फेल्सपार व अभ्रक यानी कि माइका खनिजों की बहुलता होती है। जो क्रस्टीय भाग है उसमें अब फेल्सपार और अभ्रक, जिसको माइका भी कहते हैं, उन खनिजों की बहुलता पाई जाती है। इस परत से नीचे स्वेस ने पृथ्वी में 3 परतें बताई है। सबसे ऊपर कौन सी बता दी? भूपटलीय परत यानी कि पृथ्वी की ऊपरी परत। उसके नीचे जो स्वेस महोदय है उन्होंने पृथ्वी के अंदर 3 परतें बताई है। स्वेस का अध्ययन क्षेत्र आल्प्स पर्वत या यूरोप में रहा है। जो यूरोप का आल्प्स पर्वत है, यहाँ पर अध्ययन करके स्वेस ने ये अपने मत प्रकट किए थे। मैप के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं स्वेस महोदय ने क्या कहा है। तो स्वेस महोदय ने कहा है कि पृथ्वी की जो ऊपरी पटल या भूपटल है ये तो पाया जाता ही जाता है। इसके अंदर पृथ्वी में 3 परतें पाई जाती है। जो मुख्य तौर पर पाई जाती है वो है सियाल प्रथम नंबर पर, उसके बाद में सीमा, और जो केंद्रीय भाग में है वहां पर पाई जाती है नीफे परत। सियाल का मतलब है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। सियाल का मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। सीमा का मतलब है, अभी हम आगे डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। जो भूप्रपट्टी है ये अवसाद है, ये अपवाद है कि जो भूप्रपट्टी है ये परतदार चट्टानों की बनी हुई है। ये एक अपवाद है, लेकिन ये सही है कि भूप्रपट्टी जो है पृथ्वी की वो परतदार चट्टानों की बनी हुई है। अगर क्वेश्चन आ जाए तो परतदार चट्टानें आंसर सही होगा। आगे देखते हैं, हम डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। ऊपरी धरातल से गहराई के क्रम में तो सबसे ऊपर पाई जाती है सियाल, उसके बाद में पाई जाती है सीमा, और उसके बाद में पाया जाता है नीफे। नीफे का मतलब है निकोल और फेरस। सीमा का मतलब है, ये हम और आगे जानने का प्रयास करेंगे डिटेल में। हमारी पहली परत आ जाती है सियाल। किसके अनुसार? स्वेस महोदय के अनुसार। सियाल में सिलिका और एल्यूमिनियम तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। किसकी प्रधानता पाई जाती है? सियाल में सिलिका और एल्यूमिनियम तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। यह परत अवसाद से निर्मित परतदार चट्टानों के नीचे पाई जाती है, और इसका औसत मोटाई है वो है 300 से 500 किलोमीटर तक इसकी औसत मोटाई पाई जाती है। किसकी? सियाल की। सियाल में कौन कौन सी तत्व पाए जाते हैं? सिलिका और एल्यूमिनियम। इसका जो औसत मोटाई है वो कितनी है? तो 500 से 300 किलोमीटर के मध्य इसकी मोटाई पाई जाती है। और इसका जो अवसाद है, जो ये सियाल जो परत है यह
अवसाद से निर्मित परतदार चट्टानों के नीचे पाई जाती है, मतलब भूप्रपट्टी के नीचे पाई जाती है। इस परत का औसत घनत्व 2.9 ग्राम प्रति सेमी क्यूब है और यह परत है सियाल, यह परत ग्रेनाइट चट्टानों की बनी हुई है। मुख्य तौर पर क्वेश्चन आ गया कि सियाल जो परत है उसमें कौन सी चट्टानों की ये बनी हुई है, तो ये ग्रेनाइट चट्टानों की बनी हुई है, जिसमें अम्लीय पदार्थों की अधिकता होती है। कौन से पदार्थों की अधिकता होती है? अम्लीय पदार्थों की अधिकता होती है, जिसमें पोटेशियम, सोडियम व एल्यूमिनियम के सिलिकेट भी पाए जाते हैं। सियाल परत से महाद्वीपीय भाग बने हुए हैं। जो पृथ्वी की सियाल परत है उससे कौन से भाग बने हैं पृथ्वी के? जो महाद्वीपीय भाग है, महासागरीय नहीं है, जो ओनली स्थलीय भाग है या फिर महाद्वीपीय भाग है, वो सियाल परत के बने हुए हैं। दूसरी परत आ जाती है हमारे सीमा में सिलिका और मैग्नीशियम तत्वों की प्रधानता पाई जाती है और इस परत की जो औसत मोटाई वो 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। आगे देखते हैं हम सीमा परत के अंदर ही इसका जो सीमा परत का औसत घनत्व है वह औसत घनत्व 2.9 से लेकर 4.7 ग्राम प्रति सेमी क्यूब तक पाया जाता है। इसमें मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। जो सियाल परत थी उसमें परतदार ग्रेनाइट चट्टानें थी और सीमा परत है 2 नंबर वाली, उसके अंदर बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है, जिसमें क्षारीय पदार्थों की अधिकता है। सियाल में कौन सी परतों की है? अम्लीय पदार्थों की अधिकता है, जबकि सीमा के अंदर क्षारीय पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और लोहे के सिलिकेट मिलते हैं। तीसरी परत आ जाती है हमारे पृथ्वी की आंतरिक परत आ जाती है नीफे। नीफे का मतलब यह है कि पृथ्वी की सबसे गहराई की परत है, जिसमें निकिल और लोहे पदार्थों की प्रधानता पाई जाती है। जो नीफे परत है उसमें निकिल और लोहे जो तत्व है उन पदार्थों की प्रधानता पाई जाती है और इस परत का यानी कि नीफे परत का जो औसत घनत्व है केंद्रीय भाग का वो 11 ग्राम प्रति सेमी क्यूब इसका घनत्व है। इस परत में लोहे व निकिल के कारण चुंबकीय गुण, पृथ्वी की कठोरता व स्थिरता प्रमाणिक होती है। जो पृथ्वी का केंद्रीय भाग है या केंद्रीय परत है नीफे, उसमें लोहा और निकिल पाया जाता है और लोहा और निकिल के कारण इसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है और पृथ्वी की कठोरता और स्थिरता इससे प्रमाणित होती है। दूसरे वैज्ञानिक आ जाते हैं हमारे आर्थर होम्स के अनुसार। किसके अनुसार? आर्थर होम्स के अनुसार। ये ब्रिटिश भूगोलवेता थे। इन्होंने भी पृथ्वी को 3 भागों में बांटा है। इसमें इन्होंने किस प्रकार से बांटा है तो देखते हैं हम इन्होंने किस प्रकार से बांटा है। ये मैप के आधार पर हम समझ सकते हैं। ये ऊपरी परत है पृथ्वी की, उसके बाद में सियाल आ गई, उसके बाद में सीमा और नीचे नीचे नीफे आ जाती है और ये ऊपरी सीमा है और निचली सीमा के मध्य जो परत पाई जाती है उसको क्रस्ट नाम दिया है। किसने? आर्थर होम्स ने। अभी हम डिटेल के बारे में थ्योरी के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। आर्थर होम्स ने शेष की परतों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण पृथ्वी को 2 परतों में बांट दिया। इन्होंने कितनी परतों में बांट दिया? 2 परतों में मात्र। एक तो क्रस्ट और दूसरी आ गई सबस्ट्रेटम। क्रस्ट परत कहाँ से कहाँ तक थी? तो इसमें संपूर्ण स्वेस महोदय के अनुसार संपूर्ण सियाल और ऊपरी सीमा का भाग इसमें सम्मिलित किया गया है। कौन कौन सा भाग? संपूर्ण सियाल और ऊपरी सीमा का भाग इसमें आता है क्रस्ट भाग में। और दूसरा आ जाता है, दूसरा भाग था इसका सबस्ट्रेटम। निचली सीमा और संपूर्ण नीफे का जो भाग है उसको सबस्ट्रेटम भाग में इन्होंने माना है आर्थर होम्स ने। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब आ जाता है हमारे तीसरे वैज्ञानिक आ जाते हैं वांडर ग्राफ्ट के अनुसार। वांडर ग्रावर के अनुसार नीदरलैंड के ये भूगोलवेता थे। इनके अनुसार गुटेनबर्ग व लिंक के प्रयोगों के आधार पर वांडर ग्रांट ने पृथ्वी को 4 परतें बताई है। तो पृथ्वी की 4 परतें मुख्य तौर पर किसने बताई है? तो वांडर ग्रांट महोदय ने
पृथ्वी को की 4 परतें बताई है। तो मैप के आधार पर हम देखते हैं कौन कौन सी 4 परतें बताई है इन्होंने। तो इन्होंने पृथ्वी को 4 परतों में बांटा है। तो पहली जो ऊपरी ऊपरी है वो उसको बोलते हैं बाहरी सिलिका या बाहरी सिलिका की परत, जिसका घनत्व 2.75 से लेकर 3.1 तक है। दूसरी परत इन्होंने बता दी आंतरिक सिलिकेट पदार्थों की परत। ऊपर वाली तो बाहरी सिलिका पदार्थों की परत और 2 नंबर वाली आंतरिक सिलिकेट पदार्थों की परत। तीसरी परत इन्होंने बता दी मिश्रित पदार्थों की परत और चौथी परत इन्होंने बताई है कि लोह धातु की पिंड की परत। इस प्रकार इन्होंने 4 परतें बताई है पृथ्वी की। उसके बाद में इन्होंने जो गहराई का क्रम बताया 0 से लेकर 60 किलोमीटर तक बाहरी सिलिका, 60 से लेकर 1200 किलोमीटर तक आंतरिक सिलिका या सिलिकेट, 1200 से लेके 2900 किलोमीटर तक मिश्रित पदार्थों की परत और 2900 से लेके पृथ्वी के आंतरिक भाग तक लोह धातु पिंड की परत इन्होंने बताया है। इनका घनत्व कितना है तो बाहरी सिलिका परत का 2.75 से 3.1 तक, आंतरिक सिलिकेट का 3.1 से 4.75 तक और मिश्रित पदार्थों की परत का 4.75 से 7.8 तक इन्होंने घनत्व बताया है। और पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो घनत्व बताया इन्होंने वो बताया 7.8 से 11 ग्राम प्रति सेमी क्यूब इन्होंने घनत्व बताया है। 7.8 से 11 ग्राम प्रति सेमी क्यूब तक इन्होंने पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व बताया है। आगे देखते हैं हम भूकंपीय लहरों के आधार पर या भूकंपीय लहरों के आधार पर पृथ्वी में 3 मंडल पाए जाते हैं। कितने मंडल पाए जाते हैं पृथ्वी में? 3 मंडल पाए जाते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से मंडल पाए जाते हैं। ये आ गए हमारे भूकंप के आधार पर पृथ्वी के 3 मंडल। तो सबसे ऊपर आ जाता है स्थल मंडल, उसके बाद में जिसको स्थल मंडल को लिथोस्फीयर भी कहते हैं। दूसरा आ जाता है हमारे पायरोस्फीयर और तीसरा आता है हमारे बेरीस्फीयर। लिथोस्फीयर या स्थल मंडल का जो घनत्व है वो 3.5 ग्राम प्रति सेमी क्यूब है। इसी प्रकार दूसरे नंबर पर पायरोस्फीयर का घनत्व 5.6 ग्राम प्रति सेमी क्यूब है। उसी प्रकार केंद्रीय भाग में बेरीस्फीयर जो परत है उसका जो घनत्व है वो 8 से लेकर 11 ग्राम प्रति सेमी क्यूब तक है। स्थल मंडल के अंदर जो स्थल मंडल बना हुआ है, स्थल मंडल में ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता है। उसी प्रकार दूसरे नंबर पर पायरोस्फीयर में बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता है। और जो पृथ्वी की आंतरिक परत है या आंतरिक भाग है उसमें लोहा और निकल पदार्थों की प्रधानता पाई जाती है। इनकी गहराई का क्रम पूछें तो पृथ्वी का जो स्थल मंडल है वो 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक पाया जाता है। इसी प्रकार पायरोस्फीयर है वो 100 से लेकर 2880 किलोमीटर तक पाया जाता है और 2880 से लेकर पृथ्वी के आंतरिक भाग तक जो पाया जाता है वो बेरोस्फीयर पाया जाता है। इसकी गहराई यहाँ पर पाई जाती है। आगे हम देखते हैं डिटेल में। आरपीएससी ने 2022 में एक क्वेश्चन पूछा है कि दुर्बलता मंडल या दुर्बलता मंडल पृथ्वी की किस आंतरिक परत का एक हिस्सा है। मुख्यतः क्वेश्चन पूछ लिया कि दुर्बलता मंडल पृथ्वी की आंतरिक परत का कौन सा हिस्सा है। तो हमने अभी पिछले वाली क्लास में भी देखा था और इस क्लास में भी देखा था कि दुर्बलता मंडल कहाँ पर पाया जाता है। तो दुर्बलता मंडल जो है वो पाया जाता है निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के मध्य। तो मेंटल परत में, मुख्यतः मेंटल परत में दुर्बलता मंडल पाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया मेंटल। आगे देखते हैं हम साथ के साथ क्वेश्चन भी देखते जाते हैं। चलो आज हमारा टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।